Hello everyone, welcome to Ansarkari. In this video, we'll be continuing with the newspaper series, and today we'll be taking up the articles of 22nd May 2024. So the first article says, On tap, generative AI turns virtual into reality. So again, now the introduction of generative artificial intelligence, which tries to mimic the human intelligence and creates new data and performance sets, has emerged after the post ChatGPT market. So specifically talking about the name of deep tech startup, that is Neural Garage. So it has built its proprietary generative AI model in the audio visual space, जो कि जो लिप और जॉ मूवमेंट्स है उनको चेंज कर देता है विजुअली ऑडियो को यूज करके। तो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एडवर्टाइजमेंट वीडियो है जिसको कि हमने एक लैंग्वेज में शूट करा है, सपोज हिंदी, अगर उसको डब करना है इन अनदर लैंग्वेजेस, तो जो लिप होएगा, लिप का जो सिंक होएगा विद द ऑडियो, दैट विल नॉट मैच। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस जनरेटिव एआई और इसका जो कन्वर्जन है फ्रॉम वर्चुअल इनटू रियलिटी, तो उसकी वजह से लिप और जॉ मूवमेंट्स ऐसे ही मूव करेंगे एज इफ एक्चुअली में जिस लैंग्वेज में हम डब कर रहे हैं उस एडवर्टाइजमेंट को, वो एड उसी लैंग्वेज में शूट करा गया बाय द actors and the individuals. So this is an example of it. Next article is regarding 39 flamingos that were killed after being hit by aircraft landing at Mumbai airport. तो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फ्लेमिंगोज, तो ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगोज होते हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, एंड जो ग्रेटर फ्लेमिंगोज है वो गुजरात का स्टेट बर्ड भी है। तो ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, और जो डेथ हुई थी उसका कॉज अभी पता नहीं है, बिकॉज जो फ्लेमिंगोज थे वो एयरक्राफ्ट के रूट में आ गए थे विच लेड टू देयर डेथ्स, और ये अराउंड रात का टाइम था, लाइक 8:45, नियर टू 8:45. So specific measures can be taken to track, etc., like beforehand by using drones, etc. Okay, what is the condition, and maybe even the route can be changed, or specific measures can be taken for it. Then next article is regarding UN report. So Indian pastoralists, they need better access to land, recognition of rights. तो यहाँ पे ये UN की रिपोर्ट बताती है कि we always focus on the conservation of forest, etc. But हम कभी भी और जो रेंज लैंड्स होती हैं उनकी बात नहीं करते। तो रेंज लैंड्स क्या होती हैं? रेंज लैंड्स ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर कि ग्रास लैंड्स होते हैं, स्टब लैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, डेजर्ट, सेमी एरिड लैंड, माउंटेन पैस्चर्स, प्लेट्यूज एंड टुंड्रा। ये सब मेजरली एरियाज होते हैं जहाँ पर जो कैटल होता है या फिर इवन द वाइल्ड एनिमल्स, दे फीड। तो we always talk about forest conservation but not about the conservation of rangelands. तो इनका कंजर्वेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यूएन कन्वेंशन ऑन कंबैटिंग डेजर्टिफिकेशन, दैट इज यूएनसीसीडी, तो उन्होंने बताया है, डिक्लेयर करा है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स रेंज लैंड्स, दे आर डिग्रेडेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ, और जो लैंड यूज चेंज हो रहा है और जो ग्रोइंग फार्मलैंड्स है उनकी वजह से। तो इसको कर्व करना इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। और स्पेसिफिक ग्रुप्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज, जैसे कि इंडिया में से कि मलधरीज, फिर वन गुज्जर्स, फिर रबारीज, ये 3 मेजर कम्युनिटीज है ऐसी। एंड ओवरऑल 20 मिलियन से भी ज्यादा है ऐसी कम्युनिटीज विच रिलाई अपॉन देम, मेजरली जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज है। और डेटा की अगर बात करें तो इंडिया का लेस देन 5% जो ग्रासलैंड का एरिया है वो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर फॉल करता है, यानी कि जो बाकी 95 है उसको इजीली डिग्रेड करा जा सकता है। और जो टोटल ग्रासलैंड एरिया है वो 18 मिलियन से 20 मिलियन हेक्टेयर्स हो गया बिटवीन 2005 एंड 2015, यानी कि 10 years में वी सॉ डिक्लाइन इन 6 मिलियन हेक्टेयर्स। और जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है इकोनॉमी का, वो कंट्रीब्यूट करता है टू द 4% ऑफ द नेशनल जीडीपी, और जो एग्रीकल्चरल जीडीपी है उसका 26%। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका
शेयर है, 1/4 एग्रीकल्चर में हो गया एंड 4% इन द नेशनल जीडीपी itself, which is why it becomes important. एंड यूएन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन ने ये रिपोर्ट दिया है, स्पेसिफिकली इंडिया भी इसको रेफर कर सकता है टू इम्प्रूव एंड अकाउंट फॉर इट. Then this article is mainly regarding Alice Munro, who won the Nobel Prize for Literature in 2013. Like she died recently. So her stories were mainly the people of new generation. They could relate to her stories and her sayings. So that's it in this. For imports of laptops, mobiles, other electronic goods, and a government reaffirms quality standards. So important institution यहाँ पर that is Bureau of Indian Standards. तो ये आता है in the under the Ministry of Consumer Affairs. तो यहाँ पे this article mainly talks कि जो mainly हम चीजें import करते हैं especially from country like China, तो उनका जो quality measurement है, जो quality control order है on numerous items of mass consumption, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक लैपटॉप्स, मोबाइल्स और बाकी के जो गुड्स होते हैं, उनको इनहांस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो चीप क्वालिटी के चाइनीज गुड्स हैं वो इंडियन मार्केट में ना आए. तो अगर वो आ जाते हैं तो या तो उनको री एक्सपोर्ट करें या फिर उनको स्क्रैप करें. तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. और कंप्लायंस फेल करने के बाद दीज कैन बी द मेजर्स दैट इट टेक्स प्लेस. अब फर्दर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल आ जाता है इन असेसिंग वेदर द गुड्स क्वालिटी आर अप्रोप्रिएट और नॉट, वो कंप्लाई कर रही है नहीं विद द स्टैंडर्ड्स. एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्कीम्स लाइक PLI स्कीम और फिर DLI स्कीम, डिजाइन लिंक जो इंसेंटिव्स होते हैं और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, दे आर मेजरली टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो गुड्स का प्रोडक्शन है उसके लिए. Then this article is regarding Modi government's last 10 years and next 5 years. तो यहाँ पर it is last 10 years में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया की जो इंडस्ट्री है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, वो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गई है. एंड टॉप 5 इकोनॉमिक पावर में इंडिया इज प्लेस नाउ. फिर LPG के सिलेंडर की जब हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना के अंदर, जिससे कि इन्वायरमेंटल से शिफ्ट भी होएगा एंड ऑल्सो द विमेन एम्पावरमेंट. फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की यहाँ पे बात होती है एंड द वेरियस स्पेस प्रोजेक्ट्स लाइक मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य L1 मिशन, इन सब की बात होती है यहाँ पे. Chandrayaan was specifically for Mars, moon, as the name suggests. Mangalyaan was for the Mars, and Aditya L1, as the name suggests, is for the study of sun. तो Lagrange 1 यहाँ पे ये एक पॉइंट है जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन एंड अर्थ इट गेट्स कैंसल्ड, तो लेस फ्यूल यूज होएगा, ज्यादा सेफ होएगा टू डिप्लॉय दिस स्पेसक्राफ्ट देयर. तो इसलिए वो ऐसी पॉइंट पे लोकेटेड है जहाँ से वो सन को क्लोजली स्टडी कर सकता है. फिर जो 5 up to ₹5 लाख जो फ्री ट्रीटमेंट है इन द हेल्थ केयर, जैसे आयुष्मान भारत एक्सेट्रा, इसके अंदर ये चीज आ जाती है. नेक्स्ट 5 years का यहाँ पे फिर अगेन इन द मैनिफेस्टोज इट इज मेंशन के ग्लोबल हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बुलेट ट्रेन का इंट्रोडक्शन एक्सेट्रा. तो दीज आर द स्पेसिफिक पॉइंट्स. Again, यहाँ पे bullet train में we can also talk about this one aspect कि whether it is actually needed or not, because having a certain technology, biotechnological transfer और जो capacity building होती है that is important, but like bullet trains they will specifically not just increase the speed, rather they will also substitute the various employment jobs that could have been present. और जो शिफ्ट होएगा दैट विल बी मोर टुवर्ड्स देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑन जो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस है वहां पर. तो यहाँ पे हमें शिफ्ट देखने को मिल सकता है वाया दी सच न्यू टेक्नोलॉजीज के व्हाट काइंड ऑफ पीपल they will get employment or not. Then this article is regarding the risks of Russia's nuclear posturing.
तो यहाँ पे Russia, it is asserting that it will have to use nuclear weapons now क्योंकि वॉर अब काफी टाइम से चल रहा है and it is threatening to use the nuclear weapons. और जो बेलारूस है, it is a country like near Russia itself. तो बहुत ही close ties है between Russia and Belarus. तो यहाँ पे it is mentioning कि जो न्यूक्लियर स्टेशंस है, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इन बेलारूस, उनको यूज करेगी एंड अगेंस्ट यूक्रेन स्पेसिफिकली. फिर यहाँ पे हमें चैलेंजेस के दिखाई देते हैं कि सबसे ज्यादा मेजर जो कंसर्न है इन दिस थिंग, दैट इज कि अगर रशिया इट विल नॉट फॉलो, like Russia is a member of P5 countries. तो P5 consists of like top notch countries of the world, जैसे कि UK, US, France, Russia, etc. तो it becomes very important कि if Russia doesn't follow this rule of like not using nuclear or preventing itself from using nuclear weapons, जो बाकी countries हैं, especially like North Korea, Iran, Israel, etc., they will also start using, or it will act as a motivation for them also to use nuclear weapons. तो इसको prevent करना it becomes important. और इंडिया की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कि न्यूक्लियर में इंडिया का क्या स्टैंड है, तो जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वो बताती है कि मतलब उसने रिस्ट्रिक्ट करा था द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. बट इंडिया ऐसी 5 कंट्रीज में से जिन्होंने या तो साइन ही नहीं करा, और अगर साइन करा तो विड्रॉ कर लिया, जैसे कि बाकी कंट्रीज ऑल्सो इंक्लूड लाइक पाकिस्तान एटसेट्रा. तो स्पेसिफिक पॉलिसीज क्या क्या है, तो हर कंट्री की एक नेशनल जो भी लेवल पर एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होता है कि वो कैसे न्यूक्लियर वेपन से, उसका क्या रूल्स रेगुलेशंस है, व्हाट आर द टेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री विद रिगार्ड टू द न्यूक्लियर वेपन यूज. इंडिया में अगर बात करें तो स्पेसिफिकली द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो फर्स्ट यूज, यानी कि ओनली व्हेन द अनदर कंट्री विल इनिशिएट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तब इंडिया विल रेसिप्रोकेट. सेकेंड इज क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, यानी कि जो साइज है न्यूक्लियर वेपन्स का, कि कितने अमाउंट में है या क्या साइज है, वो इंडिया कभी भी दूसरी कंट्री से कंपेयर नहीं करेगा. इट विल कीप इट मिनिमम, बस इतना जितना कि वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सके. क्योंकि इसमें एक और चैलेंज ये भी आता है कि उनको मेंटेन करना, इट ऑल्सो बिकम्स वेरी टफ. तो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस. फिर नॉन यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट आ जाता है थर्ड पॉइंट, कि जिन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इंडिया उन पर कभी भी इट विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स. और रिटालिएशन टू अ न्यूक्लियर अटैक, वो पूरा इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर अटैक होता है तो हाउ विल इट रेसिप्रोकेट. इसमें 9 नेशंस हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और जिन्होंने ट्रीटी साइन की है. ऐसे 5 नेशन है जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना आता है. जिन्होंने ट्रीटी साइन नहीं की उसमें इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और नॉर्थ कोरिया आता है. थैंक यू दिव्या जी. तो दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग टर्ब्यूलेंस. तो टर्ब्यूलेंस का मतलब क्या होता है, ये एक तरह का डिसरप्शन होता है एयर फ्लो का ओवर द विंग्स ऑफ एन एयरप्लेन, जिससे कि एक इरेगुलर वर्टिकल मोशन क्रिएट हो जाता है एंड हेंस प्लेन क्रैश एक्सेट्रा के कॉजेज हो जाते हैं. तो दो टाइप यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि जो एक्चुअल टर्बुलेंस होती है वो कम से कम 7 तरीके की होती है. जो टर्बुलेंस एक्चुअल में होती है कि कैसे जो एयर फ्लो है विंग्स के ऊपर का एयरप्लेन का, वो कैसे चेंज हो रहा है. विंड शीयर में क्या होता है, जब जो विंड की डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है एकदम से, सडन चेंज इन विंड डायरेक्शन, उसको विंड शीयर बोलते हैं. जैसे कि थंडर स्टॉर्म, जेट स्ट्रीम्स एक्सेट्रा की वजह से आता है ये. जेट स्ट्रीम्स हम बोल सकते हैं कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ एयर होता है जब उसमें चेंज होता है और स्पेसिफिक एक कंसेंट्रेटेड एरियाज बन जाते हैं ऑफ एयर, उनको हम जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं. फिर माउंटेन वेव्स की जब हम बात करते हैं, ये सेकेंड तरह का टर्बुलेंस होता है. तो इसमें ऑसिलेशंस होती हैं फ्रॉम ऑन द डाउनवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स, जब स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं माउंटेन्स की तरफ इन परपेंडिकुलर फैक्शन, तो उसकी वजह से टर्बुलेंस हो जाता है. तो अगेन डेंजरस ही होते हैं, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अपार्ट फ्रॉम जो एयरप्लेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजाइन एक्सेट्रा, उसके अलावा पायलट्स को भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिलती है जिससे कि वो इसको प्रिवेंट कर सके कि इससे कोई भी हार्म वगैरह ना हो.
एंड पैसेंजर्स के पेस पे अगेन वही के सीट बेल्ट पहन के रखना, चाइल्ड सेफ्टी एक्सेट्रा, ये सब मेंटेन करना इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। फिर रेजिलियंस ऑफ रशियाज इकोनॉमी, अब हम बात करते हैं कि इट्स बिन नियरली 2 years कि जब से द वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो अभी तक द इकोनॉमी ऑफ रशिया इट इज वेरी रेजिलियंट, कुछ ऐसा मेजर उनका डाउनफॉल या रिसेशन नहीं दिखा है हमें इन रशियाज इकोनॉमी। तो मेजर इसके कॉजेस क्या क्या है कि सबसे पहले जब हम सैंक्शंस की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वांटिटी में रशिया के ऊपर सैंक्शंस साइन करे थे बाय द वेस्ट। ईरान, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया तीनों को मिला करके उनसे भी ज्यादा साइन करे, बट तब भी द रशियाज इकोनॉमी इट इज रेजिलियंट। उसका जो जॉब मार्केट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंज्यूमर स्पेंडिंग जो कि एक मेजर शो करता है कि हाउ द इकोनॉमी इज वर्किंग, वो भी बहुत ज्यादा रोबस्ट है, यानी कि लाइफस्टाइल एक्सेट्रा इट इज नॉट इम्पैक्टेड ऑफ द पीपल। तो सबसे मेजर पॉसिबल फैक्टर ये है कि सैंक्शंस बहुत ज्यादा साइन करे हैं, बहुत ज्यादा स्लैप करे हैं ओवर रशिया, बट उनकी जो क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, यानी कि वो इतने टाइट नहीं है। मतलब कि एक एल्बो रूम इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, जो सैंक्शंस है उनका डिजाइन ही ऐसे करा है ताकि वो वेस्ट को भी फेवर करे, जिन्होंने खुद ये क्रिएट करा है। तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो है वो भी रिलेटिवली स्टेडी है। और जो मेनली जो वेस्ट ने डिजाइन करा है सैंक्शन, उन्होंने ये माइंड में रखकर करा है कि जो ऑयल है, बिकॉज मेनली रशिया फॉसिल फ्यूल ऑयल को का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है, अगर सैंक्शंस इम्पोज होंगे तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, सेल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होएगा और फिर ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो अब जो वेस्टर्न साइड है या फिर जो यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप, उसने स्पेसिफिकली तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स को इंपोर्ट को डिक्लाइन कर दिया, यानी कि वो नहीं इंपोर्ट करते फ्रॉम रशिया, बहुत कम करते हैं। लेकिन जो वो सारा ऑयल है जो वेस्टर्न यूरोप में जाता था वो अब चाइना और इंडिया ले रहा है, तो मेजर इम्पैक्ट नहीं आया है रशिया पे इसी की वजह से। फिर सेकंड पॉइंट है इसके इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, लाइक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इन रशिया वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। डोमेस्टिक गुड्स जो है वो ज्यादा वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो पहले इम्पोर्ट्स होते थे उनको, तो अगेन प्रोडक्शन राइजेस। और फिर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो राइजिंग, मिलिट्री रिक्रूटमेंट मॉडल, मॉनेटरी इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। और फोर्थ इज के जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। फिर फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, तो जो पॉलिसी रेट है, पॉलिसी रेट स्पेसिफिकली यहाँ पर इट रेफर्स टू द रेट एट विच जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है। रशिया का जो सेंट्रल बैंक है वो उनके कमर्शियल बैंक को कितने रेट पे लोन देता है, तो वो इंक्रीज कर दिया था जो गवर्नर थी बैंक ऑफ रशिया की, उन्होंने 7.5% से 16% इन द सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर। तो अगेन इससे बहुत ज्यादा मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं दे देयर रोल इज आल्सो रियली ह्यूज। तो यहाँ पे वी कैन सी दिस चार्ट आल्सो। फिर रशियन क्रूड ऑयल का जो परचेजिंग कंट्रीज में अगर हम देखते हैं तो ईयू का सबसे ज्यादा कम है, जैसे कि हम देख सकते हैं 2021 तक लगभग इट वाज लाइक 50% जो था वो ईयू ही करता था, यूरोपियन यूनियन। 27 कंट्रीज होते हैं यूरोपियन यूनियन में, तो 23 तक आते आते कितना ज्यादा डिक्रीज हो गया। और फिर जो यूएसए का है, यूएसए का भी इट इज वेरी मिनिमम ना, बहुत ज्यादा कम हो गया। चाइना एंड इंडिया का इट इज मेजर एज वी कैन सी 50 to 80%, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया करेंटली इन 2023। के अलावा हम देख सकते हैं जब अदर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं इंपोर्ट से डिपेंडेंसी की, तो चाइना के ऊपर वो बढ़ी। जब फिजिकल ईयर 21-22 की बात करते हैं और 23 और 4 को कंपेयर करते हैं तो 64% का रेस देखने के लिए मिलता है, वो भी उन चीजों के ऊपर जिनको यूएस ने इम्पोर्टेंट लिस्ट के अंदर डाला हुआ है, जिसका प्रयोग ड्रोन या फिर जो भी आर्म्स है उनके लिए किया जाता है। तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी या फिर जो टेक्सटाइल है उन सभी चीजों के ऊपर बढ़ी है। तो इसके अलावा जब वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ईरान के साथ का एक सर्कल बनता हुआ दिखता है। तो उस चीज को भी देख सकते हैं किस तरह से अगर चारों कंट्री एक साथ कनेक्ट करेंगी तो वर्ल्ड ऑर्डर में क्या शिफ्ट आएगी। हम्म। तो दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज
पासिंग क्लाउड इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे ये हाईलाइट करता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इतना ज्यादा बात नहीं करते ओवर द क्लाइमेट इश्यूज। रीजन क्या है? क्योंकि मेनली तीन रीजन है। कि सबसे पहले तो अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की हम बात करते हैं तो इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन वो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ऑल्दो अभी काफी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होता है इन द इंडस्ट्री एज वेल, बट मोर देन 50% जो है अभी भी वो हम फॉसिल फ्यूल्स पर ही डिपेंडेंट है इन द इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन होता है उसमें। तो साइड बाय साइड हम इन्वायरमेंट रेगुलेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नहीं लेकर चल सकते, ऑप्शन हमें एक ही चूज करना पड़ेगा। फिर जो मेजर इंडस्ट्रीज है वो ही वोट करते हैं एंड डोनेट करते हैं टू द पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगेन ये भी एक यहाँ पे केस आ जाता है कि दे कैन नॉट गो अगेंस्ट देम द पॉलिटिकल पार्टीज, लाइक इम्पोजिंग स्ट्रिंजेंट regulations या फिर जस्ट फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म गोल पर ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है, दैट इज कमिंग इन टू पार rather than जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। बिकॉज इवन व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्शंस, तो जो लोग होते हैं, जो पब्लिक होती है, इट फोकसेस अपॉन द शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स। वो एंड ऑल्सो इलेक्शन भी 5 years के अंडर ही होता है। तो फिर ऑब्वियसली 5 years इज नॉट अ ह्यूज टाइम टू एक्चुअली सी के क्लाइमेट में कितना चेंज आया है या वट एवर द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल स्टेप्स आर देयर दैट आर बीइंग टेकन, which is why it becomes tough for them to convince and also to focus upon this environmental regulations। तो यहाँ पे सोनम वांगचुक, मिस्टर सोनम वांगचुक की बात हो रही है, जो कि लद्दाख के environment के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट अगेन जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, इट इज साइलेंट अपॉन इट। तो मेजर चैलेंजेस क्या क्या है कि manifestos में the environment protection etc these keywords are present, but clear directives नहीं है या फिर कोई डिटेल्ड क्लाइमेट एक्शन प्लान की कैसे वो चीज इम्प्लीमेंट होगी। तो उसको फेस करना इट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट। फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, ये था अभी तक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2022। These are the major plans that have been there till now। फिर क्लाइमेट चेंज में अगर हम बात करते हैं तो एक टर्म होती है क्लाइमेट जस्टिस, जिसका मतलब होता है कि हम सिर्फ इन्वायरमेंट पे फोकस ना करके वी ऑल्सो फोकस अपॉन द जो पॉलिटिकल और जो एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऑफ द क्लाइमेट, उनके ऊपर भी हम फोकस करें। जैसे कि जो क्लाइमेट चेंज होता है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है द मार्जिनल पीपल, उनको। तो यहाँ पे हम एथिक्स की बात कर सकते हैं। एंड पॉलिटिकल में अगेन द रोल ऑफ द politicians manifestos, political parties, electoral change shift etc। अब हमें कैसे पता कि करंटली इंडिया में इतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है जो क्लाइमेट की कंडीशन है वो? तो एक क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है जो कि क्लाइमेट एनालिटिक्स ने डेवलप करा है, और उन्होंने जो रेटिंग दी है इंडिया को वो है हाईली इनसफिशिएंट। किसमें? इन इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस ट्रैकिंग। तो ऑल्दो देयर आर सेवरल गुड थिंग्स आल्सो दैट हैव बीन हैपनिंग, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि ग्रिड सेटअप हो रहे थे स्पेशली फॉर जो सोलर कंट्रीज, लाइक जो ट्रॉपिकल बेल्ट में होती है या फिर जो हाफ ट्रॉपिकल बेल्ट में लाया करती है, या फिर पूरी। एंड ऑल्सो जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स है उनका सेटअप करना। दीज आर ऑल द मेजर थिंग्स दैट हैव बीन सेटअप। फिर पंचअमृत टारगेट की जब हम बात करते हैं तो दीज आर सेवरल थिंग्स। और एक गुड एग्जांपल क्या है? मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान। ये मुंबई म्युनिसिपैलिटी ने डेवलप करा था, तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। तो यहाँ पे हम पॉलिसी मेकिंग को लिंक कर रहे हैं विद द क्लाइमेट एक्शन प्लान। तो इन द कोलैबोरेशन विद C40 एंड द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, तो ये वी कैन मेंशन। फिर फर्दर अगर केस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है MK रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे मार्च 2024 में ये रूलिंग आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा था कि पीपल ऑफ इंडिया दे हैव द राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आर्टिकल 21 और 14 की यहाँ पे बात हो जाती है। और इस गैप को ब्रिज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और जो क्लाइमेट पॉलिसी है उसके बीच में। तो वोटिंग इज नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट, रैदर जो सस्टेनेबल ग्रोथ है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, दैट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ पे। अगेन दिस आर्टिकल इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे मेनली जैसे हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, कंजम्पशन एक्सेट्रा, हर चीज में। लेकिन यहाँ पर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्या है, तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि वाटर का कितना यूज हो रहा है, फिर हम एयर की बात करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। और थर्ड इज PM 2.5, दैट इज पर्टिकुलर मैटर 2.5। तो उसका कितना, दीज आर द थ्री मेजर एस्पेक्ट्स। तो दिस आर्टिकल मेनली अंडरस्टैंड्स के क्यों जरूरी है कि हम हाउस होल्ड लेवल पे यानी कि लोकल लेवल पे इस एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को हम चेक करें। और दूसरा, थ्री फुटप्रिंट्स क्या क्या है मेजर जो हमने इसमें हाइड करें, एज आई जस्ट मेंशन, कि एक तो एयर पोल्यूशन, फिर वाटर, एंड थर्ड इज रिगार्डिंग PM 2.5। और इट ऑल्सो स्पेसिफिकली लिंक्स के जो वेरियस इकोनॉमिक स्ट्रेटा है या फिर जो क्लासेस है, उनमें कितना जो कंजम्पशन है उसका कितना गैप हो रहा है। तो अगेन यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया उनकी बात हो रही है। तो जब भी कंजम्पशन होता है बियॉन्ड द बेसिक नीड्स, तो ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट इन अ हायर मैनर। तो मेनली यहाँ पे क्लासेस की बात हो रही है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक क्लासेस के, जैसे जो द रिचेस्ट 10 ऑफ द हाउस होल्ड जो इंडिया में है, तो वो नियरली डबल यूज करते हैं द रिसोर्सेस। जो पोल्यूशन होता है वो जो क्रिएट होता है, फॉर एग्जाम्पल जो 10% करते हैं, टॉप 10%, तो वो 68% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द एयर पोल्यूशन। फिर वाटर फुटप्रिंट जो है वो लोएस्ट है अमंग दीज थ्री, मतलब PM 2.5 एयर में, वाटर में, दैट इज 40%। क्योंकि जैसे जो सेलिब्रेशन होते हैं जैसे कि आउटडोर जाना फॉर डाइनिंग एक्सेट्रा, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। क्वांटिटी ऑफ वाटर जैसे कि फ्रूट्स और जो ऑयल नट्स हम यूज करते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। फिर एक यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट से दिखा रहा है कि यूज ऑफ फ्यूल वुड केरोसिन और व्हीकुलर फ्यूल्स। अब ऑब्वियसली जो पुअर हाउस होल्ड है स्पेशली इन रूरल एरियाज, तो वो ज्यादा फ्यूल वुड और केरोसिन यूज करेंगे। बट द पॉइंट हियर इज कि इवन दो द रिच पीपल दे डू नॉट यूज देम, दे ट्रैवल सो मच। एंड जैसे हमने टेलर स्विफ्ट का भी देखा था कि उनका जो जेट है वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, लाइक अलॉट। तो इसमें भी यहाँ पे हम प्राइवेट एंड जो कंजम्पशन की बात कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, especially when the cases of the affluent individuals, the wealthy ones। फिर की कंट्रीब्यूटर्स में हम इनकी बात करते हैं जैसे कि पर्सनल गुड्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा, जो कि CO2 एयर पोल्यूशन में राइज दिखाती हैं। और यहाँ पे डेटा की बात करें तो एवरेज पर कैपिटल CO2 फुटप्रिंट जो है ऑफ द टॉप 10% इन इंडिया, इट इज एट 6.7 टन्स पर कैपिटा ईयर। ये हायर है उससे द 4.7 टन्स इन 2010। और जो एनुअल एवरेज है ऑफ 1.9 टन CO2 इक्विवेलेंट पर कैप, जो कि रिक्वायर्ड टू अचीव द पेरिस अग्रीमेंट टारगेट, कि जो इंडस्ट्रियल लेवल है उनसे हमें 2 डिग्री सेल्सियस कम रखना है द फ्रॉम द इंडस्ट्रियल टाइम्स द टेम्परेचर। इम्प्लीकेशंस की बात करें तो स्पेसिफिकली वाटर स्कार्सिटी, एयर पोल्यूशन, ये सब ज्यादा उन्हीं को इम्पैक्ट करता है जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं। तो इसीलिए बिकॉज जो सेक्शन जो रिचर सेक्शंस होते हैं, अफ्लुएंट सेक्शंस, वो अगेन एयर कंडीशन कार्स अफोर्ड कर सकते हैं, एयर प्यूरिफायर्स दे कैन गेट। तो जो मल्टी फुटप्रिंट एनालिसिस है, दिस इज अ कीवर्ड, तो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। और ऑल्सो इन्वायरमेंटल जस्टिस, जैसे हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं तो ऐसे इन्वायरमेंटल जस्टिस। Then this article is mainly regarding pre-eclampsia, ensuring safe motherhood। तो pre-eclampsia क्या है? Eclampsia like it mainly refers to जो high blood pressure develop होता है even after the delivery। Like during delivery भी there are several complications that are seen, but after delivery also the mother she faces several challenges। तो उसके लिए दिस आर्टिकल इज मेनली मेंशन्ड हियर। और यहाँ पे एक टर्म है दैट इज एंटीनेटल केयर।
अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटीनेटल केयर मेनली मीन्स के बर्थ से पहले की जो केयर होती है ऑफ द मदर, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करते हैं, तो मेनली तीन चीज होती हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, फिर एजुकेशन, एंड देन जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है। तो उनके अंडर में भी 12 कैटेगरीज होती है, एंड उनमें से एक इज ऑल्सो एंटीनेटल केयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो लाइफ होती है इट बिगिंस बिफोर बर्थ। तो यहाँ पे हम आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात कर सकते हैं, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू इट, ताकि जो ये हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स है प्रेगनेंसी के, ये ना हो। अब इनसे क्या क्या मेजर कॉजेज होते हैं कि जो विमेन है उसको तो मतलब शी विल सफर, एंड ऑल्सो जो चाइल्ड है इवन ही और शी विल बी इम्पैक्टेड, क्योंकि अडल्टहुड, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हार्ट डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, और फिर मेजर इकोनॉमिक बर्डन भी आएगा ओवर द हेल्थ केयर सिस्टम। इट इज वाई दिस थिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे डेटा की बात करें तो प्री नेटल मोर्टालिटी रेट जो है, तो ये NFHS 5 की अगर हम बात करते हैं, तो प्री नेटल मोर्टालिटी रेट वो स्टैंड करता है 32 फॉर 1000 प्रेगनेंसीज। फिर नियोनाटल की बात करते हैं तो इट इज 25 फॉर 1000 लाइव बर्थ्स, यानी कि आफ्टर। तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। फिर अगेन जो सेवरल रेडियोलॉजिस्ट हैं एक्सेट्रा, दे मस्ट टेक बेटर स्टेप्स फॉर द डायग्नोसिस एंड इट्स रेगुलेशन। तो केयर इकोनॉमी का भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, हाउ इट कैन कंट्रीब्यूट टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर। फिर स्पेसिफिकली अगर किसी पॉलिसी या किसी इनिशिएटिव की बात करें, तो इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन है, उन्होंने संरक्षण प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, जो कि सेफ मदरहुड इनिशिएटिव्स के लिए अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। और इसी के अंडर में प्री एक्लेम्सिया को भी इन्होंने इंक्लूड करा है, ताकि सेफ मदरहुड हो एंड जो मेटर्नल मोर्टालिटी रेट है वो भी डिक्लाइन हो सके। आईसीसी प्रोसिक्यूटर, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हेग में बेस्ड है इन यूनाइटेड किंगडम। और मेजर जैसे यहाँ पे न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो हमास के लीडर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर मेनली दिस कोर्ट हैज अपील्ड के रिक्वेस्ट करी है अगेंस्ट द वारंट्स, अरेस्ट वारंट अगेंस्ट दीज लीडर्स। तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, अगेन इट इज अ कोर्ट जहाँ पे ये एज अ लास्ट रिजॉर्ट होता है। ये रिप्लेस नहीं करता नेशनल कोर्ट्स को, बट बस उनको असिस्ट करता है, ताकि वो कैच कर सके ऑल दीज क्रिमिनल एंड दे कैन अरेस्ट देम। तो 124 कंट्रीज हैं जो इनमें पार्टीज हैं टू द रोम स्टैट्यूट। फिर मेजर जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं रिगार्डिंग द लीडर्स, तो वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, वॉर क्राइम्स है, एटसेट्रा। तो आईसीसी डिसीजंस की जब हम बात करते हैं, तो क्या ये बाइंडिंग होते हैं या नहीं, तो यस दे आर बाइंडिंग, लेकिन वो रिलाय करते हैं ऑन द कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स कि कितना वो कोऑपरेट कर रहे हैं अरेस्ट करवाने में, उनको ट्रांसफर करने में डिटेंशन सेंटर्स में, फ्रीजिंग एसेट्स एंड एनफोर्सिंग सेंटेंसेस। तो रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए टू बिलीव दैट अ पर्सन नेम्ड हैज कमिटेड द क्राइम, और तभी फिर वारंट इशूड। दिस इज मेनली रिगार्डिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। जैसे हमारे पास इंटरपोल है विच इज रिगार्डिंग द कैचिंग, मतलब रेगुलेशन में, तो ये भी एक इंटरनेशनल एजेंसी है रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ क्राइम्स। तो ईयूज कोपर्निकस इमरजेंसी सर्विस की जो हम बात करते हैं, तो रईसी स्टॉपर, तो यहाँ पे ये ईयू का एक कोपर्निकस इमरजेंसी सर्विस है। तो ये रैपिड रिस्पॉन्स मैपिंग सर्विस है, कि एकदम से व्हेन देयर इज अ नीड टू ट्रैक एटसेट्रा तभी यूज होता है। तो रैपिड मैपिंग सर्विस है, और ये जो इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस है उसका एक पार्ट है रैपिड मैपिंग सर्विस। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट उनकी बात करते हैं, तो लैंड मैनेजमेंट, मरीन एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर इमरजेंसी सर्विस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सब के अंडर इन सब के ऊपर ये यूज करा जाता है अंडर द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड उसमें पे फिर हमारे पास रैपिड मैपिंग सर्विस भी है। इसके मेजर कंपोनेंट्स है कि मैपिंग कंपोनेंट और अर्ली वार्निंग कंपोनेंट। तो मैपिंग कंपोनेंट अगेन जब ऐसे न्यूज आती है, फिर डिलीवरी होता है, फिर रिक्वेस्ट करी जाती है टू चेक। एंड अर्ली वार्निंग कंपोनेंट इज मेनली रिगार्डिंग द फ्लड्स, ड्रॉट और फॉरेस्ट फायर्स जो है उनका अर्ली इशू कर देना,
for the awareness generation. Then this article is mainly regarding X chromosomes revival in older women, which increases risk of autoimmune disease. तो यहाँ पे X chromosome की बात होती है, जो mainly 3 types में यहाँ पे होता है कि X chromosome से क्या होता है, तो it is linked with diseases. अगर हम link करें X chromosome से, तो X linked genetic diseases, एक तो जो अगर X chromosome होगा तो क्या क्या diseases हो सकती हैं, फिर डिजीजेस इन्फ्लुएंस्ड बाय XCI एस्केप. तो XCI एस्केप क्या है, ये एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन है. एंड थर्ड इज रिगार्डिंग एक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी. तो एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि जब जो क्रोमोसोम के नंबर्स है उनमें चेंज होता है. तो ये मेन 3 चीजें हैं कि एक तो अगर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होएगा, एक होएगा, दो होएगा, उससे कैसे इम्पैक्ट होएगा. फिर दूसरा कि जो XCI है दैट इज इनएक्टिवेशन, ये टेक प्लेस करता है जब 2 एक्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यानी कि सिर्फ फीमेल्स में ही हो सकता है. एंड देन थर्ड एज आई जस्ट मेंशन्ड इज रिगार्डिंग जब एक्स के क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो चेंज हो जाता है अपार्ट फ्रॉम दैट विच इज ऑलरेडी नॉर्मल, यानी कि जो 46 क्रोमोसोम्स है उनके अलावा. तो स्पेसिफिकली अगर एन्यूप्लॉइडी की बात करें तो यहाँ पे 2 मेंशन है, दैट इज क्लाइनेफेस्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम. तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि XX जो क्रोमोसोम होते हैं इन द 23rd पेयर, उसके अलावा सिर्फ X क्रोमोसोम होता है, यानी कि एक ही क्रोमोसोम. और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है इन द मेल्स, यानी कि मेल में जो 23rd पेयर होगा उसमें XY होंगे, बट उसमें फिर एक एक्स भी हो जाएगा एडिशनली. तो ये तो एन्यूप्लॉइडी का हो गया. फिर हम बात करते हैं कि जो एक्स लिंक जेनेटिक डिजीजेज है, तो यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. तो वो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होती है एंड इट अफेक्ट्स अराउंड 8% ऑफ मेल्स. तो इसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते बिटवीन की रेड कलर कौन सा है एंड ग्रीन कलर कौन सा है. अब विमेन में ये बहुत ही कम होती है. इसका मेजर रीजन ये है कि जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें देयर कैन बी नो इनएक्टिवेशन. जो एक्स क्रोमोसोम है इट विल शो द केसेस. रैदर जब 2 क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इज एक्स एंड एक्स, तो इनएक्टिवेशन इट टेक्स प्लेसेस. तो उसी को ही हम XCI बोलते हैं, इट इज एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन. यहाँ पे फिर अल्जाइमर डिजीज की भी बात होती है विच अगेन इज लिंक टू दिस इनएक्टिवेशन, कि जब इनएक्टिवेट नहीं हो पाता एक्स क्रोमोसोम, उस जीन को इनएक्टिवेट नहीं कर पाता, तो इट टेक्स प्लेस. एंड हेंस ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मेनी वुमेन हैव अल्जाइमर्स एज मेन. तो इसमें जो जीन होता है वो एस्केप कर जाता है द एक्स इनएक्टिवेशन. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग.